अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डिफरेंट टेक्निक्स जैसे एनएमआर है, आईआर है, मैस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये सब टेक्निक्स को हम डिटेल के साथ बारी बारी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो पढ़ते हैं वो हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं। एनालिसिस, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम तीन चीज़ें डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पहली जो चीज़ है वो हम एनालिसिस, किसी भी हमारा जो कंपाउंड है उसकी हम एनालिसिस करेंगे। सेकंड, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन, ये चंद चीजें एनालिसिस और स्ट्रक्चर उसकी क्या है, ठीक है, ये सब चीजें हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे। और इन सब चीजों आपके पास एनालिसिस करने के लिए, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करने के लिए, यानी स्ट्रक्चर जानने के लिए कि हमारे केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रही है उसका स्ट्रक्चर क्या है या रिएक्टेंट का क्या स्ट्रक्चर है, ये सब चीजें जानने के लिए हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करेंगे। और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं, आईआर आती है, एनएमआर आती है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आती है, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री आती है। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे वन बाय वन। इंट्रोडक्शन में जब ये वाली टेक्निक्स तो आज मॉडर्न दौर में है ना, एनएमआर आ गई, यूवी विजिबल मैस स्पेक्ट्रोमेट्री आ गई, मैस स्पेक्ट्रोमीटर आ गई, लेकिन स्टार्टिंग में एंशियंट टाइम में केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते थे वो तब भी मेडिसिन वगैरह बनाते थे, तब भी उनको स्ट्रक्चर वगैरह जानने जरूरी होते थे। तो उस वक्त वो क्या करते थे, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट को दो मेन जो आपके पास प्रॉब्लम्स आती थी। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट थे उस वक्त के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट थे उनको दो मेजर प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट फेसेस टू मेजर प्रॉब्लम्स। दो मेजर प्रॉब्लम्स का वो आपके पास शिकार रहते थे। पहली जो प्रॉब्लम थी कि सेपरेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। पहली सेपरेशन, हमने एक रिएक्शन बनाया, फॉर एग्जांपल हम जैसे ये मलेरिया की मेडिसिन होती है क्लोरोक्विन, ये आपके पास क्योना ट्री से हम हासिल करते हैं क्लोरोक्विन, ठीक है। क्योना ट्री की जो बार्क होती है उसमें क्लोरोक्विन एक एजेंट होता है जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तब हम उसका एक सॉल्यूशन निकालते थे बार्क का, और बार्क में से अब क्लोरोक्विन को अलग करना है, उसको मेडिसिन, उसको टैबलेट की फॉर्म में, सिरप्स की फॉर्म में लेके जाना है, वो कैसे करेंगे, वो एक उस वक्त मसला था। तो वो मेन था कि केमिकल सेपरेशन ऑफ अ केमिकल कंपोनेंट्स। दो मेजर प्रॉब्लम्स थे। फर्स्ट वन जो था वो था सेपरेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम अ रिएक्शन मिक्सचर। फर्स्ट वन जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी सेपरेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। किसी भी रिएक्शन के मिक्सचर में से हमारा जो मेन एजेंट था उसको सेपरेट करना, केमिकल सब्सटेंस को सेपरेट करना, ये हमारा मेन इश्यू है। या फिर किसी भी नेचुरल सब्सटेंस आर फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जैसे कि कोई भी मेडिसिन जो होगे पत्तों से हासिल की जाती है, जैसे मैंने चिनकोना बार्क की बात की, उसमें से क्लोरोक्विन हासिल करते हैं, वो हमारा एक नेचुरल सोर्स है। उसमें से केमिकल सब्सटेंस जो हमारा मेन है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोक्विन है, वो चिनकोना बार्क से हासिल होता है, तो वो मेन हमारा एजेंट था, उसको सेपरेट करना, तो वो एक मेन इश्यू था, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए एंशिएंट टाइम्स के अंदर। दूसरा मेन इश्यू था वो था ही उनके पास एनालिसिस करना, कि आखिर जो चिनकोना बार्क थी, पहले तो उनको नहीं पता था कि इसमें क्लोरोक्विन होता है, ठीक है, और जो क्लोरोक्विन है वही मलेरिया के इलाज की ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, पहले उनको नहीं पता था। कैसे पता चला, उन्होंने एनालाइज किया कि चिनकोना बार्क के अंदर ये चीजें हैं
और जब ये चीज मिस होती है तो फिर उसका कोई असर नहीं होता। अगर चिनकोना बार्क में से क्लोरोक्विन एक्सट्रैक्ट कर ली जाए और बाकी मरीज को पिलाते रहें उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो उसका कोई असर नहीं होगा। अगर उसमें क्लोरोक्विन होगी तभी मलेरिया की ट्रीटमेंट हो पाएगी। तो एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो एनालिसिस करना है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट का उसके उस वक्त सबसे बड़ा मसला था। तो एनालिसिस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, सेकंड इशू क्या था? फर्स्ट था सेपरेशन और सेकंड इशू था जी एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ अ केमिकल कंपाउंड from a reaction mixture, from a reaction mixture। किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में से किसी भी कंपाउंड की एनालाइज करना कि इसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास एक उस वक्त का मेन इशू होता था। उसके बाद फिर आपके पास जो सेपरेशन है, एंशिएंट टाइम्स के अंदर जो हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते थे, ये इसकी 4-5 नॉर्मल जो आम सी टेक्निक्स होती थी वही यूज होती थी। जैसे कि पहली टेक्निक हमारे पास होती थी उस वक्त जो यूज होती थी सेपरेशन के लिए, उस वक्त जो सेपरेशन के लिए टेक्निक्स यूज होती थी उनमें से एक थी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। एक क्या थी? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जरिए भी हम अपने केमिकल सब्सटेंस को रिएक्शन मिक्सचर में से या किसी भी नेचुरल सोर्स में से हम निकाल सकते थे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, ये हम सॉल्युबिलिटी के लिहाज से हम देखते हैं। सॉल्युबिलिटी कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एक आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, यानी एक पोलर कंपाउंड प्रेजेंट है और एक नॉन पोलर है। जैसे दो चीजों का मिक्सचर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है NaCl प्लस कोलेस्ट्रॉल, ये दो चीजें हमारे पास है। हमने क्या करना है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक में, हमने पहले इसमें आपके पास डिसॉल्व कर लेना है वाटर। जब हम इसमें वाटर डालेंगे इस वाले सॉल्यूशन के अंदर, एक बीकर में मैंने NaCl भी पड़ा है और कोलेस्ट्रॉल उसी में प्रेजेंट है, तो मैंने इसमें वाटर डाला, वाटर NaCl को डिसॉल्व कर लेगा क्योंकि ये पोलर है और ये NaCl भी पोलर है, आयोनिक है, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है वो पानी में हाले कभी नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं वो नॉन पोलर होती हैं, ठीक है। इसके लिए फिर मैं एक और सॉल्वेंट डालूंगा जिसको हम कहते हैं ईथर। ईथर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। जब मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट ईथर डालूंगा तो वो कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, ठीक है। अब NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया और कोलेस्ट्रॉल जो था वो ईथर के अंदर डिसॉल्व हो गया। अब आप जब लैब के अंदर जाते हैं तो वहां एक सेपरेटिंग फनल होती है। सेपरेटिंग फनल कुछ इस तरह की होती है, ये ऊपर उसका लगा होता है लेड और ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ सेपरेटिंग फनल होती है और यहाँ पे एक स्टॉपर लगा होता है जो इसको बंद या खोलने के लिए यूज होता है, ठीक है। हम ये वाला जो सॉल्यूशन हमने बनाया जिसमें वाटर भी है और इसमें ईथर भी है, हम इसको इसके अंदर उड़ेल देंगे। अब दो लेयर बन जाएंगी, एक वाटर वाली, ठीक है, जो कि एक आपके पास पोलर लेयर है जिसमें आयंस वगैरह प्रेजेंट है, और दूसरी नॉन पोलर लेयर है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ईथर यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब एक लेयर ऊपर बन जाएगी, एक लेयर फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल यानी वाटर वाली लेयर जो है वो यहाँ तक, ये वाली नीचे वाटर आ गया और साथ उसके NaCl भी डिसॉल्व हुआ है और ऊपर जो है वो कोलेस्ट्रॉल आ गया। ऊपर कौन सी लेयर बन गई? कोलेस्ट्रॉल की और ईथर की। अब मैं क्या करूंगा, मैं स्प्रेडिंग फनल इसको स्टॉपर को ऑन करूंगा और ये वाला जो पूरे का पूरा है इसको मैं नीचे से अलग कर लूंगा और जब यहाँ पर आ जाएगा मैं इसको बंद करके इसको अलग एक अलग बीकर में निकालूंगा। इस तरीके से मैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करता था। ये एक एंशिएंट मैकेनिज्म है लेकिन आज भी लैब में यूज हो रहा था, पाकिस्तान में तो यूज होता ही है। तो दूसरी जो हमारी टेक्निक होती थी, आई होप यहाँ तक कुछ इसकी समझ आ गई सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। उसके बाद जो दूसरी टेक्निक हमारे पास होती थी वो हमारे पास ये थी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में मेन क्या होता है? सेकंड टेक्निक इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से आप जब हम चीजों को सेपरेट करते हैं उसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर प्रेजेंट है, ठीक है, इसको मैंने नीचे से हीट किया हुआ है और इसमें दो चीजें प्रेजेंट हैं। एक इसमें आपके पास है पेट्रोल और एक इसमें है जी वाटर। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है पेट्रोल का वो बहुत कम है और वाटर का 100 है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा वो पहले वेपर्स बन के उड़ जाएगा। अब हमने ऊपर एक कंडेंसर लगाया होता है, जब आप लैब में जाएंगे तो वहां आपको कंडेंसर मिलेंगे। कंडेंसर क्या होते हैं, वो ऊपर फिट हुई होता है, पूरा अपरेटस होता है, हम बेकर्स के ऊपर फनल्स के ऊपर उसको फिट कर लेते हैं। जब हम गर्म करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आया वो वेपर्स बन के कंडेंसर के थ्रू एक, और कंडेंसर के ऊपर पानी चल रहा होता है इनलेट में और आउटलेट में, वो कंडेंसर उसको दोबारा वेपर्स को पानी में चेंज करके या जो लिक्विड में चेंज करके एक अलग हम बीकर में चेंज इकट्ठा कर लेते हैं। अब दूसरा जब बॉइलिंग पॉइंट आता है वाटर का, फिर हम एक अलग बीकर इधर कंडेंसर के नीचे रख लेते हैं और उसको अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो डिस्टिलेशन में ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम चीजों को सेपरेट करते हैं। उसके बाद थर्ड टेक्निक जो थी वो क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, हम अच्छे से पता है, किसी भी चीज के हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स बनते हैं। थर्ड टेक्निक जो उस वक्त सेपरेशन के लिए यूज होती थी वो होती है क्रिस्टलाइजेशन। Crystallization is the process in which crystals form from its hot saturated solution। इसमें क्या होते हैं, crystals बनते हैं from its hot saturated solution। The process in which crystals are formed from its hot saturated solution, from its hot saturated solution। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कॉपर सल्फेट है CaSO4 CuSO4, ठीक है, इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं और उसको गर्म करते हैं, और जो कॉपर सल्फेट होता है इसके खास कलर जैसे ब्लूइश है या ग्रीन है, हर साल्ट का एक अलग कलर होता है, ठीक है, और जब कलर हम जब उसको गर्म करते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स, और वो प्रेसिपिटेट्स है इज क्रिस्टल उनको हम कहते हैं, ठीक है, जो बाद में हम वेट कर लेते हैं उसका, और उस हिसाब से फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एंड फोर्थ वन टेक्निक जो उस वक्त यूज होती थी वो होती थी सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कौन सी टेक्निक, सब्लिमेशन होती क्या, हीट ऑफ सब्लिमेशन आपने डेफिनेशंस पढ़ी होंगी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर। तो सब्लिमेशन होती है किसी भी सॉलिड चीज को हम इतना हीट करें कि वो डायरेक्ट गैस में जाए, लिक्विड फेज से वो पास आउट करे, लिक्विड फेज में वो ना जाए। जैसे कि ये हमारी होती है जो आइस होती है, आइस होती है ना, जो आइस एक्चुअल में होती क्या है कि हम उस कूल्ड चिल कूल्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि हम आइस की फॉर्म में इकट्ठा करते हैं, और जब हम उसको निकालते हैं तो वो डायरेक्ट लिक्विड में नहीं जाती, वो डायरेक्ट वेपर्स बनते हैं, फ्यूम्स बनते हैं उससे, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन होती है जिसमें हम लिक्विड फेज में गए बगैर डायरेक्ट सॉलिड से गैस फेज में जाते हैं, ठीक है, सब्लिमेशन। अब इसमें क्या होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लिक्विड्स होते हैं या जैसे वही जो चिल्ड है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम आइस, जिसको हम आइस कहते हैं, वो आइस को अगर हम एक बीकर में रख लेते हैं, उसी में हम पानी रख लेते हैं, जब हम उसको हीट करेंगे तो पानी पहले वेपर में जाएगा फिर आगे जाएगा, ठीक है। अगर हम बर्फ रख लेते हैं और वो आइस रख लेते हैं, आइस डायरेक्ट वेपर में जाएगी, जबकि जो बर्फ है पानी वाली, ठीक है, वो पहले लिक्विड में और फिर वेपर में जाएगी, ये तीनों स्टेजेस पास करके जाएगी। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली आइस होती है जिसको हम चिल्ड आइस कहते हैं, वो डायरेक्ट ही वेपर्स में जाएगी, वो लिक्विड फेज में नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर एनालिसिस, ये सेपरेशन की चार टेक्निक्स जो उस वक्त यूज हुआ करती थी, ये चार थी। उसके बाद फिर एनालिसिस जो आज उस वक्त भी यूज होती थी, आज भी, ये आज भी टेक्निक्स यूज होती हैं, ठीक है। और एनालिसिस ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, ये एनालिसिस ऑफ अ केमिकल कंपाउंड दो तरह के होते हैं। एनालिसिस हमें पता है दो तरह के होते हैं, कौन कौन से जी, दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है जी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस,
and second one is qualitative एनालिसिस। ठीक है, दो तरह के हमारे पास एनालिसिस होते हैं। अब जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं ना, ये हम मेन दो ही हम प्रोसेस यूज करते हैं, और वो दो होते हैं हमारे पास। एक होता है जी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये हम 10th में भी उसके कुछ प्रैक्टिकल किए होंगे सब ने। और सेकंड होते हैं जी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में अगर हम एक सब्सटेंस है उसको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो हम उसका पहले किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट के साथ उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाने के बाद फिर हम उसमें डिफरेंट रिएजेंट डालेंगे जो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, जो भी है, ठीक है। और फिर उसके बनते हैं प्रेसिपिटेट्स, हम उसको हीट करेंगे, बाज के हीट करने के बगैर बन जाते हैं और बाज के हीट करने से बनते हैं। जब उसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं हम उसको फिल्टर कर लेते हैं, प्रेसिपिटेट्स जो बने हुए हैं ऊपर उनको हम वेट करते हैं, और उस हिसाब से फिर हम मैस फाइंड आउट करते हैं कि हमने कितना रिएक्शन केमिकल रिएक्टेंट्स लिए थे, उनसे कितना रिएक्टेंट बना है और कितना अनरिएक्टेड रह गया, ठीक है। उस हिसाब से ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के जरिए हम मैस फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? मैस। जबकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम वॉल्यूम यूज करते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बहुत कॉमन है। टाइट्रेशन, सिंपल मैकेनिज्म टाइट्रेशन का होता है, जिसमें हम एसिड बेस टाइट्रेशन वगैरह होती है, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में होती है, और इससे हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि एक ऊपर टाइट्रेशन ट्यूब होती है, नीचे टाइट्रेशन फ्लास्क होती है, और ऊपर एक उसको कहते हैं कुछ याद नहीं आ रहा वो एक ऊपर लंबी सी ट्यूब होती है, उसमें हमने नॉन कंसंट्रेशन का लिया होता है, चाहे वो HCl है या जो भी है, उसमें नॉन कंसंट्रेशन होती है, और नीचे जो टाइट्रेशन फ्लास्क होती है उसमें अननोन कंसंट्रेशन होती है किसी भी लिक्विड की, और उससे हम मोस्टली ऊपर एसिड होता है और नीचे जो कोई बेस वगैरह या जो भी साल्ट है जो भी है नीचे अननोन उसका होता है। तो हम ऊपर से उसको खोलते हैं, उसका एक ढक्कन होता है वो खोलते रहते हैं, स्टॉपर होता है वो खोलते हैं, तो नीचे हमने इंडिकेटर वगैरह यूज किया, तो जो सिंपल मैकेनिज्म टाइट्रेशन में यूज होता है। टाइट्रेशन भी 3-4 तरह की होती है, हमारा यहाँ डिस्कस करना नहीं है, लेकिन ये बताना था कि एनालिसिस हम जो एंशिएंट टाइम में मेन अब भी यूज करते हैं वो दो तरह के होते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और मेन ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में से आते हैं। यानी अगर हमने किसी चीज को क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो हम इन दोनों में से कोई भी मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के जरिए हम कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जरिए भी हम उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। अब आ गया कि क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ये हम मेन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेन अब जो यूज होती है स्टार्टिंग में, स्पेक्ट्रोस्कोपी ये वाली जो मेन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये मेन क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होती है कि अब क्या बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, हमारा रिएक्टेंट कौन सा था, हमारा प्रोडक्ट क्या है और कितना बना है, ये सब ये हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। सुबह अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, उसमें क्या क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।